नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट। चैप्टर 9 जो कि हमारा है वाइटल विलेजेस और थ्राइविंग टाउन्स, दैट मीन्स खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कैसे कैसे औजार ईजाद हुए, आयरन टूल्स जब से हमारे भारत में आए, हमारे इस उपमहाद्वीप पर मिलने शुरू हुए, उसको बनाना शुरू किया। तो जब से लोहे के औजार आए तब से हमारी जो कृषि थी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। उसके बाद और सारे तरीके थे जिससे कि हमने जाना कि उन तरीक़ों से भी हमारे जो उत्पादन हुआ है वह भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसमें एक स्टेप था, एक कदम था हमारा इरिगेशन का, कि राजाओं ने इरिगेशन सिस्टम को कितना अच्छा किया, क्योंकि राजा भी यह समझते थे कि भाई अगर हमारे देश के, हमारे राज्य के गांव खुशहाल होंगे तो हमारा राज्य भी खुशहाल होगा और हम भी खुश रहेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने जाना था कि गांव में कौन लोग रहते थे। 3 तरह के लोग रहते थे जिनको हम वेलर, उनावर या अधिमई कहते थे। फिर हमने जाना था कि उसमें ग्राम भोजक भी थे और आपके गृहपति भी थे। उसके बाद हमने जाना था कि संगम लिटरेचर क्या था, जो संगम साहित्य है वह क्या था। फिर हमने नगरों के बारे में जाना कि भाई नगरों को कैसे जान पाए, भाई उन्हें कहानियों के, यात्रा विवरण से या मूर्ति कलाओं से या पुरातत्व से, इनसे हमें काफ़ी मदद मिली है अपने पुराने नगरों को जानने के बारे में। उसमें हमने फिर एक जातक की कहानी पढ़ी थी, एक क्लेवर पुअर मैन, एक बेचारा बहुत बुद्धिमान गरीब व्यक्ति था, वह कैसे अमीर बना, यह हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ वल्लयाकूपों के बारे में पढ़ा। ठीक है दोस्तों। तो हमने फिर एक अज्ञात यूनानी एक नाविक था, उसने भी एक जगह के बारे में लिखा था जिसका नाम था भरूच। भरूच कहाँ पर है? ये आपका गुजरात के तट पर है। ठीक है ना, महाराष्ट्र से ऊपर गुजरात के तट पर है। ठीक है दोस्तों। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स आप सब लोग जानते हैं, कॉइन्स क्या होते हैं? सिक्के। जैसे आजकल आपके 1-2 रुपए के सिक्के आते हैं, तो पहले ये सिक्के अलग तरीके के होते थे। पहले ये सिक्के अलग तरीके के होते थे। आइए जानते हैं सिक्कों के बारे में। यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी ऑन पेज 90। जब हम पेज 90 पे हमने उस बुद्धिमान गरीब व्यक्ति के बारे में पढ़ा था, तो हमने जाना था कि सिक्कों के मूल्यांकन के तौर पर, कि एक व्यक्ति की संपत्ति के तौर पर हमने उस कहानी को जाना था कि भाई उसकी जो संपत्ति का मूल्यांकन होता है वह उसके पास कितने सिक्के हैं उससे होता है। जिसके पास जितने ज़्यादा सिक्के उसके बाद उतनी ज़्यादा संपत्ति। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। जो हमारे पुरातात्विद हैं, जो हमारे पुरानी चीज़ों के, पुराने तत्वों को अध्ययन करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस समय से बहुत सारे, कई हजारों सिक्के इकट्ठे किए हैं। The earliest coins which were in use for about 500 years were punch marked coins such as one shown below। नीचे कुछ सिक्के आपको दिखाए गए हैं, जैसे मान लो आप ये देख सकते हैं, ये सिक्के हैं। तो जो हमारे सबसे प्रारंभिक सिक्के थे, जो लगभग 500 सालों तक चले हैं, कितना? लगभग 500 सालों तक चले हैं, उन सिक्कों को हम कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। क्या कहते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन्स। हिंदी में क्या कहते हैं? आहत सिक्के। आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई जो आपके प्रारंभिक सिक्के थे उनको क्या कहते हैं। इतिहास में जो प्रारंभिक सिक्के थे उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम आहत सिक्के कहते हैं। आहत क्यों कहते हैं? पंच मार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारे सिक्के थे इनका आकार कुछ इस तरीके का होता था। भाई यह तो जैसा कंचा होता है ना, ग्लोबुलर, इस तरह का होता था, या कभी कभी आयताकार होता था जिसको रेक्टेंगुलर कहते हैं, या कभी कभी स्क्वायर टाइप का भी होता था। मतलब इसके स्पेसिफिक शेप नहीं होती थी। ठीक है। इसको क्या करते थे भाई, एक मेटल लिया, धातु ली कोई सी भी, उसकी पूरी शीट में से काट काट कर बना दिए। ठीक है। अब जो ये कॉइन्स होते थे इन पर इंस्क्राइब, उत्कीर्ण नहीं किया जाता था। क्या नहीं किया जाता था? उत्कीर्ण मतलब इस पर कुरेदा नहीं जाता था। जैसे आपके आजकल के सिक्के हैं, इन पर आपने देखा है थोड़ा कुरेद कर और बना देते हैं। ठीक है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या होता था कि मान लो
सिक्का क्या जो धातु है वो लिया, एक डाइस बनी हुई थी, डाइस डाइस होता ना जिसको आप कहते हैं भाई ढांचा, एक ढांचा बना हुआ था, तो ये तो उस ढांचे के अंदर डालकर बनाते थे तो उस पर छपता था, या उस पर पंच करते थे, पंच उसको पीटते थे, उस पर पीट कर उसका डाइस को रखकर उसको चोट मारी तो वो आकृति उसके ऊपर आ जाती थी। ठीक है, इसलिए इनको पंच मार्क कॉइन्स कहा गया है, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा गया है, क्योंकि इनको बहुत आहत दिया था, बहुत आहत करते थे, बहुत इनको परेशान करते थे। ठीक है, और ये जो हमारे इस उपमहाद्वीप पर जो ये सिक्के हैं, यह लगभग अभी हम कह सकते हैं कि कॉमन एरा, जो ईसाई जन्म था, जीसस क्राइस्ट का जन्म था, उनके जन्म के बाद तक ये सिक्के चले हैं। ठीक है, आइए, देन they have been given this name because the designs were punched onto the metal, silver और copper। अब ये नाम क्यों दिया गया आहत पंच, क्यों? क्योंकि वे या तो सिल्वर या कॉपर, चांदी या तांबे की धातु पर इनको पंच किया जाता था, इनको आहत किया जाता था, इसलिए इनका नाम आहत सिक्के रखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं शुरू टॉपिक अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। पहले कहानी पढ़ लेते हैं। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज मतलब कि विनिमय के दूसरे साधन, मतलब आदान प्रदान करने के दूसरे साधन कौन से हैं। ये जो कहानी है, जो कविता ली गई है दोस्तों, ये संगम कलेक्शन से गया है, जो संगम साहित्य था उसमें से यह एक आपके लिए कविता ली गई है। कविता क्या कहती है? एज दे कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड, कि जैसे वैसे वो खेतों के सफेद धान की गाड़ियों, वे जैसे खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, टू एक्सचेंज इट फॉर द सॉल्ट ऑफ अनदर, क्या करने के लिए? नमक के लिए। क्या करने के लिए भाई? नमक लाने के लिए। जैसे जैसे खेतों के सफेद धान को गाड़ियों में लाद रहे हैं, क्रॉसिंग द लॉन्ग रोड्स इन कार्ट्स, लंबे लंबे रास्ते पर, लंबे लंबे रास्ते पर इन बैलगाड़ियों से जा रहे हैं, थ्रू सैंड्स वाइट एज मूनलाइट, रेतीले चांदनी की तरह, रेत पर जो चांदनी की तरह चमक रहा है उस रेत पर वे चले जा रहे हैं, टेकिंग होल फैमिलीज, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, हु हेट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, जिनको वो पीछे छोड़ना चाहते ही नहीं थे कि कहीं वो पीछे रह ना जाएं, इसलिए उनको भी वो लोग साथ लेकर चलते थे। द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स, द डिपार्चर ऑफ द सॉल्ट मर्चेंट्स लीव्स द सिटी एम्प्टी, अब जो शहरों से नमक के सौदागर तो यूं चले जाने हैं जैसे कि यहाँ पर अब सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। जब वे नमक के सौदागर वहां से चले जाते हैं तो उस शहर में सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। सॉल्ट वाज प्रोड्यूस्ड प्लेंटीफुली अलोंग द सी कोस्ट, और हम सब जानते हैं कि जो नमक का उत्पादन होता था वह समुद्र के किनारे पर सबसे ज़्यादा होता था। समुद्र के किनारे पर सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट, सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस। अब हम कुछ शहरों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बहुत सारी गतिविधियों के केंद्र थे, जहाँ पर बहुत सारी गतिविधियों के केंद्र थे। तो वो शहर कौन से हैं, आइए जानते हैं। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। अक्सर एक कस्बा, एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा शहर कई कारणों से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अक्सर एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा शहर बहुत सारे मायनों से, बहुत सारे कारणों से प्रसिद्ध होता है, उसकी खासियत होती है। यहाँ पर हम जानेंगे मथुरा के बारे में, यहाँ पर हम जानेंगे मथुरा के बारे में। तो दोस्तों याद रखना, मैं आपको तीन चीज़ें, तीन जगह के नाम दिखाऊंगा। एक मैं आपको दिखाऊंगा मथुरा, एक मैं आपको दिखाऊंगा मदुराई। ठीक है, इनको दिखाएंगे और भरूच आपको दिखाई चुका हूं, दोबारा फिर मैप में दिखा दूंगा, लेकिन याद रखना एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक इस बारे में जानते हैं। मथुरा हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 25 ईयर्स, 2500 ईयर्स। मथुरा एक बहुत महत्वपूर्ण बस्ती रही, बहुत महत्वपूर्ण जगह रही, लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा।
2500 साल से भी ज़्यादा मथुरा का अपना महत्व है। और आप लोग जानते हैं कि मथुरा आज भी बहुत प्रचलित और बहुत प्रसिद्ध जगह है। ठीक है, इट वॉज इम्पोर्टेंट, यह इसलिए खास थी बिकॉज क्योंकि इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड, कि यह दो जगह के रास्तों में, मतलब रास्ता यात्रा का कह लो चाहे रास्ता व्यापार का कह लो, उन रास्तों, बहुत महत्वपूर्ण रास्ते थे, उन रास्तों पर ही यह स्थित थी। रास्ते कौन से थे भाई? यह तो किसी को उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाना हो, नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर जाना हो, या तो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाना हो या उत्तर से दक्षिण की ओर जाना हो, इन दोनों ही रास्ते पर आपकी ये मथुरा पड़ती थी। देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स। अब जो आपका ये शहर था मथुरा, इसकी एक्चुअली किलेबंदी कराई गई थी, इसके चारों ओर किलेबंदी कराई गई थी, एंड सेवरल श्राइन्स, और हमें इस मथुरा में बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलते थे, जो कि हमें आज भी देखने को मिलते हैं। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। अब जो इस मथुरा के आसपास के जो गांव थे उसमें जो लोग रहते थे, वो लोग इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने का सामान जुटाते थे। उन गांव में रहने वाले किसान या पशुपालक जो थे, वो इन शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान जुटाते थे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर, मथुरा वॉज ऑल्सो ए सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड। और मथुरा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज मिलती थी, आपकी अच्छी बड़ी बेहतरीन मूर्तियां। क्या मिलती थी? बहुत बेहतरीन सुंदर बड़ी अच्छी मूर्तियां भी मथुरा में मिलती थी। और आप कह सकते हैं कि उन सुंदर बेहतरीन मूर्तियों के लिए मथुरा एक केंद्र था। अराउंड 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2000 साल पहले, मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण्स। हमने पढ़ा था वंशज कि भाई मौर्य के बाद ये वंश आए थे, तो उसमें हमने कुषाण का नाम पढ़ा था जिसके राजा कनिष्क थे। तो ये कह रहा है कि कनिष्कों ने, जो कुषाण थे, कुषाणों ने भी मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अबाउट होम, जिसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, इससे अगला ही चैप्टर है उसमें हम पूरा पढ़ेंगे कुषाणों के बारे में। मथुरा वाज ऑल्सो ए रिलीजियस सेंटर। अब जो मथुरा है वह एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन श्राइन्स, एंड इट वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा। अब यहाँ पर है क्या था? यहाँ पर बौद्ध विहार भी थे, जैनियों के मंदिर भी थे, और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर कृष्णा की पूजा भी होती थी। और हम कह सकते हैं कि कृष्णा की पूजा का मुख्य केंद्र ही मथुरा है, आज भी है और तब भी था। कृष्णा की पूजा के लिए जो मुख्य केंद्र है वह मथुरा आज भी है और उस टाइम भी था। सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सरफेसेस सच एज स्टोन स्लैब्स एंड स्टेचूज हैव बीन फाउंड इन मथुरा। अब मथुरा में हमें बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, और वे अभिलेख कहाँ पर लिखे हैं? यह तो आपके प्रातर खंडों क्या कि पत्थर के खंड पर या स्टेचूज, मूर्तियों पर हमें बहुत सारे अभिलेख लिखे हुए मिले हैं। कहाँ पर? मथुरा में। ठीक है दोस्तों, तो आप समझे कि मथुरा आज ही नहीं, मथुरा प्राचीन काल से बड़ी ही पूज्य स्थल है। ठीक है, जनरली अगर आम तौर पर बात करते हैं, दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस, ये जो अभिलेख थे बहुत छोटे अभिलेख थे, बहुत संक्षिप्त में लिखा जाते थे। रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मैन एंड समटाइम्स वुमेन टू मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स। और इनमें जो ये अभिलेख थे, इसमें उल्लेख किया गया है कि जो वहाँ के पुरुष और कभी कभी स्त्रियां भी विहारों में और मंदिरों में जो उपहार देते थे उनके बारे में इस अभिलेख में जानकारी मिलती है। These were made by kings and queens, officers, merchants and craftspersons who lived in the city। और ये जो बनाए गए थे, ये जो अभिलेख हैं, ये आप कह लो ये जो बनाए गए थे, ये वहाँ के राजा और रानियों के द्वारा बनवाए गए थे।
जो वहाँ के सरकारी कर्मचारी थे उनके द्वारा बनवाए गए थे, जो व्यापारी वहाँ पर आते थे उनके द्वारा बनवाए गए थे, और जो वहाँ के शिल्पकार थे जो उन शहरों में रहते थे उनके द्वारा बनवाए गए थे। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन, कि जो मथुरा में हमें अभिलेख मिले हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है कि भाई वहाँ पर गोल्ड स्मिथ सुनार भी थे, ब्लैक स्मिथ लोहार भी थे, वीवर्स बुनकर भी थे, बास्केट मेकर्स जो टोकरी बनाने वाले होते हैं वो भी थे, गार्लैंड मेकर्स जो फूलों की माला बनाते हैं वो भी थे, एंड परफ्यूमर्स और जो इत्र बनाते हैं वह भी वहां पर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, शिल्प और शिल्पकार, क्या है? क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, शिल्प और शिल्पकार। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स, वी हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स, कि हमें वहाँ के पुरास्थलों से, जो पुराने जगह हैं, पुराने स्थल हैं जो पुरातात्विदों ने खोजे हैं, वहाँ से हमें शिल्पों के भी नमूने मिले हैं। शिल्पों के जो शिल्प होते हैं, शिल्पियाँ, जो शिल्पकार अपने हुनर से मूर्तियाँ तराशते हैं, ठीक है, तो हमें उनके भी नमूने वहाँ से मिले हैं। उसमें क्या क्या है? दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पोट्री नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, और जो हमें नमूने मिले उन नमूनों में क्या है? उनमें एक बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल मलिन मिट्टी के बर्तन हमें वहां से मिले हैं। अब दोस्तों इस चीज को जरा गौर से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, कि यहां से ही हमें नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मतलब कि उत्तरी काले चमकीले पात्र मिले हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र मतलब जो यहां से हमें बर्तन मिले हैं ये बहुत चमकीले हैं और काले हैं। नॉर्दर्न क्यों कहा गया? क्योंकि ये उत्तर में प्रचुर मात्रा में मिले हैं, उत्तर से हमें प्रचुर मात्रा में मिले हैं, इसलिए इनको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा गया है। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। देखिए आगे बात यही कि ये नाम दिया गया इसलिए क्योंकि ये हमारे उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में आमतौर पर अधिक मात्रा में मिले हैं। इट इज यूजुअली ब्लैक इन कलर एंड हैज ए फाइन शाइन। क्या है कि ये हमें हमारे उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं और आमतौर पर ये काले रंग के होते हैं, आमतौर पर ये काले रंग के होते हैं और ये बहुत मलिन और बहुत सुंदर दिखने में लगते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सुंदर दिखते हैं, शीशे की तरह चमकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल शीशे की तरह चमकते हैं। रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। याद रखो कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है मतलब बहुत सारे शिल्पियों के लिए, बहुत सारे शिल्प के लिए बहुत सारे शिल्प ऐसी हैं जो शायद टिकी ही ना हो और सरवाइव कर ही ना पाई हो, इस समय तक रह ही ना पाई हो और हमारे जो पुरातात्विद हैं वे उनको खोज ना पाए हों। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वाज इम्पोर्टेंट। और जो हमारे अलग अलग ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से हमें पता लगता है कि भाई इस समय कपड़े का उत्पादन भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, कि इस समय कपड़े का उत्पादन भी बहुत ज्यादा क्या था? महत्वपूर्ण था। These were famous centers such as वाराणसी in north and मदुरई in the south। जो मुख्य और प्रसिद्ध केंद्र थे किसके लिए? कपड़े के उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध और मुख्य केंद्र थे वे आपका वाराणसी जो कि उत्तर में है, आपको पता है, जिसको बनारस कहते हो, ठीक है, और मदुरई जो कि साउथ में है, मदुरई दक्षिण भारत में है। बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड ऑन दिस सेंटर। इन केंद्रों पर पुरुष और महिलाएं दोनों ही काम करते थे। अब ध्यान रखना, मैं क्या दिखाऊंगा आपको? मैं आपको मथुरा दिखाऊंगा मैप में, मदुरई दिखाऊंगा, वाराणसी दिखाऊंगा, ठीक है ना, ये चीजें हम मैप में देखेंगे, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, मैनी क्राफ्ट्स पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड।
मैनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म एसोसिएशन नोन एज श्रेणीज। मतलब बहुत सारे शिल्पकार थे और व्यापारी थे, इन दोनों ने अपने अपने संघ बना लिए थे। मतलब कि इन शिल्पकारों ने और व्यापारियों ने अपने अपने संघ बना लिए थे और उन संघों का नाम दिया गया था श्रेणीज। क्या नाम दिया गया था? श्रेणीज। These श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, procured रॉ मटेरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब जो आपकी ये शिल्पकार होते थे, इन शिल्पकारों की जो श्रेणी थी उसका काम क्या होता था? वह प्रशिक्षण देते थे। क्या करते थे? प्रशिक्षण देते थे। उसके बाद जो कच्चा माल होता है वह उपलब्ध कराते थे, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट और जो अंत में बनता है, जो उसका बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट होता है, अंतिम उत्पाद होता है, उसको वितरण करने का काम आपका क्राफ्ट पर्सन के श्रेणी का था। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स ऑर्गेनाइज द ट्रेड। उसके बाद जो व्यापारियों की श्रेणी, व्यापारियों का संघ था, उनका काम था व्यापार का संचालन करना। भाई व्यापारियों का काम क्या होता है? बिजनेस करना, तो वे अपने व्यापार का संचालन करते थे। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी। श्रेणीज वह जगह होती थी, यह एक बैंक की तरह काम करती थी। क्या? जो श्रेणी होती, जो संघ होता था, यह एक बैंक की तरह काम करता था, और उसमें जो अमीर या बड़े जिसके पास पैसे होते थे, वे लोग पैसे यहाँ पर इकट्ठे करते थे। उसमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी थी। दिस वाज इन्वेस्टेड। अब यह क्या था? ये एक निवेश था, एक तरीके से निवेश। जैसे आप आज करते हैं, बैंक में डाल देते हैं, तो बैंक क्या करता है? बैंक कुछ भी करे, उसमें आपको आपके पैसे का इंटरेस्ट मिलता रहता है कि भाई थोड़ा ब्याज मिल जाता है, ठीक है, और उस पैसे का इस्तेमाल बैंक अलग अलग जगह पर करता रहता है। एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वाज रिटर्न और यूज्ड टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज। तो क्या होता था भाई? उस पैसे पर थोड़ा बहुत ब्याज वापस मालिकों को दिया जाता था, और उसके अलावा अगर कुछ बचता भी था या उन मालिकों की इच्छा होती थी तो उस पैसे को धार्मिक संस्थानों में दे दिया जाता था, जिससे कि उनका विकास हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। और वे धार्मिक संस्थान कहाँ थे? जैसे कि आपके विहार, जो मान लो बौद्ध विहार हो गए, मंदिर हो गए, उनके डेवलपमेंट के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और कहानी के रूप में पढ़ते हैं। अब ये कहानी ली कहां से गई है, अभी इसको बताते हैं आपको। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। क्या रूल्स हैं? रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। अब रूल्स फॉर स्पिनिंग मतलब कि सूत कातने और बुनने के कुछ नियम थे। सूत जिसका कपड़ा बनता है, तो सूत कातने के और उसको बुनने के कुछ नियम थे। वे नियम क्या थे? दीज रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र। अब बात आती है अर्थशास्त्र। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में जब हम अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं एक, कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र लिखने वाले विद्वान का नाम क्या था? ये मैंने आपको बताया भी था, फिर बताता हूं। तभी कहता हूं बेटा ये सब चैप्टर लिंक है, इतिहास जुड़ा हुआ है। इतिहास जुड़ा हुआ है तो जोड़कर पढ़ने की आदत डालो। लिंक करके पढ़ोगे, कहानी की तरह पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, बोझ बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जो ये नियम लिए गए थे ये अर्थशास्त्र से लिए गए थे, और अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं, और चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को शासन करने के लिए प्रेरित किया था, और फिर अशोक के कार्यकाल में भी चाणक्य उनके साथ थे। ठीक है। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ए स्पेशल ऑफिशियल। और उन्होंने बताया है कि कैसे एक कार्यशाला में एक स्पेशल ऑफिसर, एक खास ऑफिसर, खास अधिकारी के निगरानी में कैसे सूत को काता और कैसे सूत को बुना जाना चाहिए, इसका विवरण हमें अर्थशास्त्र से मिलता है। विडोज, यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, मदर्स ऑफ कोर्टेशंस, रिटायर्ड वुमेन, सर्वेंट्स ऑफ द किंग, women who have retired from service in temples may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax.
सबसे पहले अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता, मीनिंग लिख लीजिए। वूल ऊन होती है, बार्क पेड़ की छाल होती है, कॉटन कपास होता है, हेम्प पटुआ होता है और फ्लेक्स सन होता है। ठीक है, हेम्प पटुआ होता है और फ्लेक्स सन होता है। अब इन सब को तैयार करने के लिए, ऊन तैयार करने के लिए, पेड़ की छाल तैयार करने के लिए, अब कपास तैयार करने के लिए, पटुआ तैयार करने के लिए, सन तैयार करने के लिए हमें भाई तैयार करने वालों की जरूरत होगी ना। तो वे तैयार कौन करते थे? वे तैयार करते थे वहां की विधवाएं, वहां की विधवाएं, सक्षम अक्षम महिलाएं, जो युवा महिला थी, सक्षम अक्षम महिलाएं, नन्स जो भिक्षुनी थी वे मदद करती थी, मदर्स ऑफ कोर्टेशंस जो वृद्ध वैश्याएं होती थी, जो बूढ़ी वैश्याएं होती थी वह करती थी, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स जो राजा की दासियां रिटायर हो चुकी होती थी, उनका समय पूरा हो चुका होता था, उन्हें राजा अवकाश दे दिया करते थे, तो वे दासियां भी वहाँ काम करती थी। वुमेन हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल जो मंदिरों में काम करती थी, जब उनकी एज हो जाती थी वो मंदिरों को वे छोड़ दिया करती थी, तो वे सब महिलाएं मिलकर इस काम को करने में मदद करती थी। दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, उनको जो वेतन मिलना चाहिए, उनको जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए, वह उनके काम और काम की गुणवत्ता के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। उनके काम और काम की गुणवत्ता को देखकर ही उनको वेतन दिया जाना चाहिए। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम्स कैन सेंड मेड सर्वेंट्स टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिंटेंडेंट एंड टेक द फिनिश्ड वर्क बैक टू हिम। अब देखो भाई, सब तो नहीं जा सकते, तो कुछ महिलाओं के लिए घर से जाने की आज्ञा नहीं होती थी, वह घर से बाहर नहीं जाती थी, तो उनके लिए बोला गया है कि जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती हो तो वे अपनी दासियों को भेज दें और उनकी दासी वहां पर आए, कच्चा माल लेकर चली जाए, और जब कच्चे माल को वे लोग बना दें और उसका फाइनल प्रोडक्ट और उत्पाद तैयार हो जाए तो उसको वापस जाकर फिर निरीक्षक को जमा कर दें, निरीक्षक से लेकर आ जाए और निरीक्षक को फिर पूरा होने के बाद जमा कराएं। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप्स शुड गो एट dawn टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर वेजेस। महिलाएं जो कार्यशाला तक जा सकती थी या कार्यशाला तक आ सकती हैं, वहां तक आ सकती हैं, उनको सुबह तड़के, dawn टू dusk आपने सुना होगा, सुबह से लेकर शाम तक, तो dawn होता है तड़के, बिल्कुल सुबह, तो सुबह सुबह वहां पर आ जाएं, अपना काम जमा करा दें और अपने पैसे ले जाएं, अपना पारिश्रमिक ले जाएं। देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क, क्योंकि उस समय पर्याप्त प्रकाश होता है उनके काम का निरीक्षण करने के लिए, उनके काम को देखने के लिए क्या भाई काम इन्होंने सही किया भी है या वैसे फॉर्मेलिटी कर दी। इन केस द सुपरिंटेंडेंट, अगर हम निरीक्षक की बात करें तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है, लुक्स एट द वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क ही शुड बी पनिश्ड, कि जो निरीक्षक है अगर वह महिलाओं को देखता है या महिलाओं से आलतू फालतू की बात करता है, बिना काम की बात करता है, तो उसको भी दंड दिया जाना चाहिए, उसको भी सजा देनी चाहिए। इफ अ वुमन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, लेकिन अगर एक महिला है और वह भी अपना काम पूरा नहीं करती है, शी विल हैव टू पे ए फाइन, तो उसको भी जुर्माना देना होगा, तो उसको भी जुर्माना देना होगा। एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ, और इसमें उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है, और इसमें उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो ये थी दोस्तों जो कि अर्थशास्त्र से हमें बुनकरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आइए अब एक संक्षिप्त निरीक्षण करते हैं, एक संक्षिप्त ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। किसके बारे में? अरिका मेडू के बारे में। किसके बारे में? अरिका मेडू। यह भी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। अब बताइए कितनी चीज हो गई? मथुरा दिखाना है, मदुरई दिखाना है, वाराणसी दिखाना है और अरिका मेडू दिखाना है। ठीक है, और दोबारा आपको भरूचा भी दिखा देंगे। ठीक है ना। सो अरिका मेडू हम मैप में देखेंगे, अभी उसकी आपको प्रॉपर जगह हम दिखा देंगे। बिटवीन 2200 टू 1900 ईयर्स एगो, अब से लगभग 2200 से 1900 साल पहले के बीच
अरिकामेडु वाज ए कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। अरिकामेडु एक बस्ती थी जो कि तट पर बसी हुई थी और वहां पर जो बाहर से पानी के जहाज आते थे वह अपना सारा सामान वहीं पर उतारते थे। अब मैसिव बिल्डिंग स्ट्रक्चर, हमें एक बहुत बड़ा ईंट की संरचना देखने को वहां पर मिली है। हो सकता है विच में हैव बीन ए वेयर हाउस, हो सकता है कि वह उस जगह गोदाम हो सकता है कि वह उस जगह का गोदाम हो जो कि हमें उस साइट पर मिला है। अदर फाइंड्स इंक्लूड पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन सच एज एम्फोरे, टॉल डबल हैंडल्ड जार्स। एम्फोरे क्या होता है? एक बहुत बड़ा जग होता है जिसके दो हैंडल होते हैं, जिसके दोनों तरफ हैंडल होते हैं और इसमें या तो इसमें आप लिक्विड रख सकते हैं, भाई वह शराब भी हो सकती है और तेल भी हो सकता है। ठीक है, तो यह हमें क्या मिला? कुछ और चीजें मिली जिसमें मतलब हमारे वहां पर, कहां पर? जो आपका अरिकामेडु है, अरिकामेडु में हमें चीज मिली जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है जो आपका मेडिटेरियन रीजन है, उस रीजन में एम्फोरे तरह का जो बर्तन है वह भी हमें हमारे अरिकामेडु में मिला है, उसके भी अंश हमें वहां पर मिले हैं। और इसके साथ साथ हमें स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री नोन एज एरेटाइन वेयर विच वाज नेम्ड आफ्टर ए सिटी इन इटली। और इसके साथ साथ इस एम्फोरे के साथ साथ हमें यहाँ पर एक मोहर लगा हुआ बिल्कुल लाल चमकता हुआ बर्तन भी मिला है जिसका नाम है एरेटाइन वेयर। क्या नाम है? एरेटाइन, उस बर्तन को कहते हैं। अब इस एरेटाइन का नाम कहां से आया? तो इटली में एक शहर था, उस शहर से यह नाम लिया गया है। ठीक है, क्या नाम लिया गया है? एरेटाइन। दिस वाज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू ए स्टैम्प्ड मोल्ड। अब हमने बताया भी कि उस पर स्टैम्प लगी होती है, वह स्टैम्प कैसे बनती है। तो एक ढांचा तैयार था, उस ढांचे में कच्ची मिट्टी डालते थे और उस ढांचे में स्टैम्प लगी हुई थी कि भाई इस तरह की स्टैम्प लगनी है। तो उस ढांचे में उस कच्ची मिट्टी को डालकर, गीली मिट्टी को डालकर बिल्कुल पकाते थे, सुखाते थे और जब वह निकलता था तो वह बिल्कुल पकने के बाद हमें उसमें स्टैम्प भी दिखती थी। ठीक है, देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पोट्री विच वॉज मेड लोकली थ्रू रोमन डिजाइन्स वर यूज्ड। और ये ऐसे बर्तन हैं, ऐसी पोट्री है, ऐसे मिट्टी के बर्तन हैं जो बनाए तो यहीं जाते थे, लेकिन जो इनकी कला है, जो इनका डिजाइन है वह रोम का है, वह रोमन डिजाइन में बनाए जाते थे। तो ये देखिए कितनी तरक्की उस टाइम हमारे इस उपमहाद्वीप पर थी कि हम रोमन का जो डिजाइन था उसको हम यहीं पर तैयार किया करते थे। और क्या क्या था? रोमन लैंप्स थे। क्या थे? रोमन लैंप थे। ग्लास वेयर, जो शीशे के बर्तन होते हैं, वे भी यहाँ पर थे। एंड जेम्स, जेम्स क्या? रत्न, बहुत महंगे महंगे रत्न। ये सब हमें उस साइट से मिले हैं, जो हमारी वह पुरातात्विक स्थल है, जो वह स्थल है वहाँ से हमें ये सब चीज़ें मिली हैं। ठीक है दोस्तों, स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड। छोटे छोटे कुंड क्या हैं? स्मॉल टैंक्स have been found that were probably dyeing wets used to dye cloth। छोटे छोटे कुंड भी हमें यहाँ मिले हैं और हम संभवतः ये अंदाजा भी लगा सकते हैं शायद ये जो कुंड थे यह कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, यह कपड़ों की रंगाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। There is plenty of evidence for the making of beads from semi-precious stones and glass। अब यहाँ पर हमें बहुत अधिक मात्रा में कुछ नमूने मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं, कुछ एविडेंस मिले हैं जिससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर अर्ध बहुमूल्य पत्थर के, जो बहुत कीमती पत्थर होते हैं, अर्ध कीमती पत्थर होते हैं, उनसे और शीशों से मनके भी बनाए जाते थे। हमें यहाँ पर बहुत सबूत मिले हैं, नमूने मिले हैं कि भाई यहाँ पर हम बहुत कीमती पत्थर, जो अर्ध कीमती पत्थर होते हैं, उनसे और शीशों की मदद से बहुत अच्छे अच्छे मनके भी यहाँ पर तैयार किए जाते थे। ठीक है,
दोस्तों एक बड़ी अच्छी जानकारी, ये देखिए आप दो पत्थर देख रहे हैं, इन पर कुछ लिखा हुआ है। यह क्या है? ये तमिल और ब्राह्मी में अभिलेख लिखे हुए हैं। किसमें? तमिल ब्राह्मी में अभिलेख लिखे हुए हैं। और बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हैं जिन पर हमें ब्राह्मी में अभिलेख देखने को मिलते हैं। और ये अभिलेख जो हैं, ये ब्राह्मी जो है यह तमिल लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, आइए अब ये था हमारे उपमहाद्वीप के बारे में। अब थोड़ा जानते हैं यार, इसके अलावा भी तो कहीं कुछ हो रहा होगा। जब हमारे उपमहाद्वीप पर ऐसा हो रहा था उसी समय कहीं और भी कुछ घट रहा होगा। तो वह क्या है? ये रोम की बात है। किस चीज़ है? रोम की बात है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन यूरोप। यह यूरोप की एक सबसे पुरानी शहरों में से एक है। डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज इन द गंगा वैली। और यह उसी समय की है, यह उसी समय का शहर है जो रोम है जिस समय हमारे उपमहाद्वीप पर गंगा तट पर शहर बसने शुरू हुए थे। जब हमारे यहाँ पर गंगा नदी के तट पर या गंगा जो बेसिन है इस पर शहर बसने शुरू हुए थे, उसी समय रोम भी वहां पर शुरू हो चुका था। रोम वाज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। जो रोम था वह एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। रोम जो था वह एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। वन ऑफ दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप। और यह पूरे यूरोप में फैला हुआ था, पूरे नॉर्थ अफ्रीका में, मतलब कि यह फैला हुआ था यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में और पश्चिमी एशिया में। कहाँ कहाँ तक? यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक यह साम्राज्य फैला हुआ था। ऑगस्टस वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एम्पर। ऑगस्टस जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स एगो, जिन्होंने अब से लगभग 2000 साल पहले वहां पर शासन किया है। सेड दैट, ये कहते हैं, ही फाउंड रोम ए सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इट इनटू ए सिटी ऑफ मार्बल। उनका कहना है, या वो कहते थे कि मुझे जो रोम मिला था यह ईंट का शहर था, यह ईंट का बना शहर था, लेकिन मैंने इसको संगमरमर का शहर बनाया है। कि ये ईंट का बना शहर था लेकिन मैंने इसको संगमरमर का शहर बनाया है। ही एंड लेटर रूलर्स, ही कौन? आपका ऑगस्टस। ऑगस्टस और उनके बाद वाले शासकों ने वहां पर बहुत सारे मंदिर बनवाए और बहुत सारे महल भी बनवाए हैं। दे आर बिल्ट, दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज एम्फीथिएटर्स, ओपन एरियाज सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीड्स। उन्होंने वहां पर एम्फीथिएटर भी बनवाए। क्या बनवाए? एम्फीथिएटर, जिसको आप रंगमंडल कहते हैं। तो उन्होंने वहां पर बहुत बड़े बड़े एम्फीथिएटर बनवाए। और कैसे बनवाए? जिसमें कि सीटें ऊपर ऊपर ऊपर, जैसे कि आजकल के आपके पीवीआर होते हैं, जैसे कि आजकल आपने पीवीआर देखे होंगे, मूवी देखने जाते होंगे पीवीआर में, तो इस तरह के एम्फीथिएटर उस समय रोम ने बनवा दिए थे, जहां पर जो नागरिक होते थे कुड वॉच ऑल काइंड्स ऑफ शोज एंड पब्लिक बाथ्स, कि वहां पर उस समय नागरिक अलग अलग नाटक देखने के लिए जाते थे और जा सकते थे। एंड पब्लिक बाथ विद सेपरेट टाइमिंग्स फॉर मैन एंड वुमेन वेयर पीपल मीट एंड रिलैक्स। और एक आप कह लो कि एक जनता के लिए बाथ भी वहां पर उन्होंने बनवाया था। जनता के लिए बाथ मतलब आप कह सकते हो विश्राम स्थल कह लो, या नहाने की जगह कह लो, या गुलखाने कह लो, या जिस तरह आजकल स्विमिंग पूल है, मतलब जाते हैं लोग, तो इस तरह का भी उन्होंने वहां पर बनवाया था। लेकिन पुरुषों और महिलाओं के दोनों का समय अलग अलग होता था। वहां पर लोग आपस में आकर मिलते भी थे और वहां पर आकर आराम भी करते थे। ह्यूज एक्विडक्ट्स, बहुत बड़ी बड़ी जलवाही सेतु थे। जलवाही सेतु मतलब कि आप कह सकते हैं कि जिससे जल होकर गुजरता था। क्या थे? चैनल सप्लाई वाटर, पानी को आगे भेजने के लिए कहां भेजते थे? वर बिल्ट टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी, जिससे कि पानी शहर में जा सके। और शहरों में भी कहां तक? गुसल खानों में, फाउंटेन्स फव्वारों में, टॉयलेट्स जो बाथ्स हैं स्नान घरों में, और टॉयलेट्स गुसल खानों में। ठीक है,
कि वहां तक पानी पहुंचाने के लिए एक्वेडक्ट्स भी उन्होंने बनवाए थे, जिनको आप कहते हो जलवाही सेतु, मतलब ऐसा सेतु जिससे कि जल बह सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ जाता था? यह स्नान घरों में जाता था, फव्वारों में जाता था और गूसल खानों में जाता था। और जो हमने ऊपर पढ़ा पब्लिक बात, तो लोगों के लिए स्नान घर बनवाए थे जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों जा सकते थे, लेकिन दोनों का समय अलग अलग था। तो ये उस समय रोम की स्थिति है दोस्तों, कितना डेवलप हो चुका था। ठीक है, सो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज है, अब आप इसको भी बड़े अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, ऐसा मुझे आप लोगों पर भरोसा है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए और इसको आप सोल्व भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये इसकी एक्सरसाइज करिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, ये नोट कीजिए, इसलिए आपको दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, इनको नोट कर लेना कॉपी में और उसके बाद सोल्व कर लेना। सो दोस्तों ये थे हमारे कुछ कोइंस का इजाद कैसे हुआ, क्यों उनको पंचमार्क कहा गया। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो ये कि भाई आपने जो आहत सिक्के हैं वह क्यों हैं, कैसे बने। दूसरा जो हमने NBPW पढ़ा, मतलब कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसके ऊपर भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ, आपको मैप दिखाना है, वह मैप आपको दिखा रहा हूँ, वेट फॉर सेकेंड। देखिए दोस्तों, ये है हमारा मैप। इसमें मैं आपको पहले दिखाता हूँ मथुरा। ये देखिए, ये आपका मथुरा है। ठीक है, फिर जो हमने कल दिखाया था ये आपका भरूच है। इसके बाद हमें देखना था अरिकामेडु। ये देखिए, ये अरिकामेडु वही आपका कोस्टल प्लेन पे है, तट पे है। और ये देखिए नीचे मदुराई, क्या है? ये मदुराई। तो ये चार चीज़ मैंने आपसे दिखाने के लिए कहा था, ये मैंने आपको दिखाया दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान रखना। मैप से ईजी इसलिए होता है कि मैप में देखी हुई चीज़ें हम लोग ईजिली याद कर सकते हैं, उसको हम लिंक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये मैप में मैंने आपको मथुरा बताया, भरूच बता दिया, अरिकामेडु और मदुराई। मदुराई बिल्कुल साउथ में है, हमने बात की थी। मथुरा बिल्कुल आप नॉर्थ में कह सकते हैं, क्योंकि वाराणसी भी आपका यूपी में ही है, तो वह भी इसके आप यहाँ पे दिखाया नहीं गया, लेकिन वह भी आपका कहीं यहीं पर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे चैप्टर 9 से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब आप से सिक्के के बारे में और पोट्री के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।